नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए, एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ी केंद्र सरकार। और आपको बता दूं कि ये कोई नई संकल्पना नहीं है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। पहले भी हमारे देश में आप देखते हैं कि शुरुआत में एक साथ चुनाव आपके होते थे। अगर आप लोग देखें तो 1952 का देख लीजिए, 1957 में देख लीजिए, 1962 में देख लीजिए, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप देखिए 1968-69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले ही उन्हें विघटन कर दिया गया था। और इस प्रणाली के इस कारण ये प्रणाली बंद हो चुकी थी। अब आप देखिए कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई, पहले ही हटा दी गई। तो फिर आप देखिए वहां चुनाव करवाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि हर 5 साल में आप देखते हैं कि चुनाव होने चाहिए विधानसभाओं के, चाहे आप देखते हैं लोकसभा के। लेकिन पहले भी हो सकते हैं अगर विधानसभा भंग हो जाती है या लोकसभा भंग हो जाती है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया कमेटी का गठन, कमेटी के कार्यकाल और दूसरे सदस्यों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। और सरकार का मानना है कि इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। और आप देखिए कानून में संशोधन जरूरी है। एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए सरकार को संविधान के इन 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। एक तो आप देखते हैं कि अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि के संबंध में, अनुच्छेद 85 कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित, और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। इन सब में संशोधन करना पड़ेगा। क्या है इसके अमल की पूरी कानूनी प्रक्रिया? विशेषज्ञों की अगर हम लोग बात माने तो एक देश एक चुनाव के लिए सरकार को सबसे पहले जुड़े विधेयक को देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराना होगा। बाद में संविधान संशोधन के जरिए इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। इसके बाद आप देखिए राज्यों की सहमति के आधार पर इसे लागू करना होगा, और कम से कम आधे राज्यों की सहमति जरूरी होगी। और इसके लिए राजनीतिक दलों में आप देखते हैं कि राजनीतिक दलों में सहमति बनानी होगी, और इससे कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण भी बनने बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। चुनावी संसाधन बढ़ाना होगा। इसमें एक साथ एक चुनाव के अतिरिक्त ईवीएम वीवीपैट की जरूरत होगी, और इस पर हजारों करोड़ों का खर्च आएगा। एक ईवीएम व वीवीपैट की उम्र 15 वर्ष की होती है। इस अवधि में इनसे 3 या 4 चुनाव कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव को यदि लागू किया जाता है तो बड़ी संख्या में अतिरिक्त चुनाव कर्मियों व सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराई जा सके। विदेश में क्या नियम है? तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्थानीय निकायों के चुनाव 2 वर्ष बाद होते हैं। स्वीडन में अगर आप देखें तो देश की संसद और प्रांतीय विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तिथि निर्धारित है। ये चुनाव सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं, और सदन का कार्यकाल 4 साल का होता है। ब्रिटेन में संसद का कार्यकाल निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 द्वारा तय किया गया है। एक बात और आप लोगों को इसके पक्ष में और विपक्ष में कुछ पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। किसके? एक देश एक चुनाव के। और आप देखिए चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1983 में भी एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तुत किया गया था। 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया था। 2018 में आप देखिए विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के क्रियान्वयन का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव की सिफारिश भी की थी। और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि ये एक चुनाव एक देश एक चुनाव, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लेगा, मुख्य में परीक्षा में पूछ लेगा, आप देखिए निबंध भी पूछ लेगा आपसे। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा और एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। और आप देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल की स्थिरता के प्रावधान के लिए संशोधन भी करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा शामिल की जा सकती है इसमें। अब देखिए इसके पक्ष में जो लोग हैं कि होना चाहिए चुनाव एक साथ,
वो क्या कहते हैं, एक देश एक चुनाव से चुनावी लागत में कमी आएगी और अलग अलग समय में होने वाले चुनाव से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागतों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हमारे देश में होते रहते हैं। लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। अभी आप देखते हैं विधानसभा के लिए अलग जाना पड़ता है, लोकसभा के लिए अलग जाना पड़ता है मतदाता को। अब आप घर से निकलेंगे और दोनों वोट एक साथ डाल के आएंगे, विधायक भी चुन के आएंगे और आप लोकसभा सदस्य भी चुन कर आएंगे। अगर ये लागू हो जाता है तो आपकी भी टाइम बचेगा और आप भी सोचेंगे चलिए 5 साल में एक बार ही तो देना है वोट, तो दे देते हैं, वरना आप देखते हैं बहुत सारे लोग जाते भी नहीं वोट डालने। अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव के कारण लगभग साल भर कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की नियुक्ति करनी होती है। एक साथ सभी चुनाव संपन्न हो जाने से सुरक्षा बलों को अन्य आंतरिक सुरक्षा उद्देश्य के लिए बेहतर तरीके से तैनात किया जा सकता है। बार बार होने वाले चुनाव देश भर में जाति, धर्म, सांप्रदायिक मुद्दों को चर्चा में रखते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक पक्ष है। अलग अलग समय पर होने वाले विभिन्न चुनाव के कारण राजनीतिक वर्ग दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह तत्काल चुनावी लाभ के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि हमें जल्दी फायदा मिले। चुनाव प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों सहित लोक सेवकों की व्यस्तता के कारण नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव आवश्यक सेवाओं के वितरण में बाधा डालते हैं। एक देश एक चुनाव के साथ चुनाव में होने वाला खर्च भी कम हो जाएगा और जिससे चुनाव अभियान के दौरान छोटे दलों को भी बड़े दलों के समान अवसर उपलब्ध होंगे। आदर्श आचार संहिता जो सरकार को नई योजनाओं की घोषणा करने, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना कोई भी नई नियुक्तियां, स्थानांतरण, पोस्टिंग करने से रोकती है के कारण इससे सरकार के सामान्य कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। एक साथ सभी चुनाव संपन्न होने से आदर्श आचार संहिता की लागू होने की अवधि में भी कमी आएगी। अब आप देखिए जो लोग इसका विरोध करते हैं वो क्या तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि एक साथ सभी चुनाव का विरोध करने वाले दलों के बीच चिंता का प्राथमिक कारण है संवैधानिक गड़बड़ियां और संघ विरोधी परिणाम। विपक्षी दलों के अनुसार इस तरह के विचार विमर्श से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय हितों के मुद्दे प्राथमिकता में होते हैं, जबकि राज्य चुनाव स्थानीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दे पर हावी हो जाएंगे और जो आप देखते हैं मजबूत पार्टी होगी उससे फायदा मिलेगा। जैसे अभी बीजेपी है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। अब आपने देखा होगा 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलता है। लेकिन आप देखिए 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलती है लोकसभा में, क्योंकि आप देखते हैं कि राज्यों के मुद्दे अलग रहते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग रहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। नियमित चुनाव के कारण सरकार लोगों की इच्छा को सुनने के लिए बाध्य होती है। सभी चुनाव के एक साथ संपन्न होने के कारण सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही में कमी आएगी। ये कह रहे हैं कि आप देखिए आपके नेता साहब अभी तो इस उम्मीद से आ जाते हैं कि कभी भी चुनाव होते रहते हैं। अगर आप सोचिए कि 5 साल के लिए फ्री हो जाए आपके नेता तो दर्शन ही नहीं देंगे, तो वही कहा जा रहा है। और आप देखते हैं कि सरकार को वापस बुलाए जाने के डर के बिना एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान निरंकुश प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। लोकतंत्र में एक साथ सभी चुनाव कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। पहली बार तो लोकसभा और संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को संशोधित करके सभी चुनाव एक साथ संपन्न कराए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जैसे ही कोई सरकार अपनी विधानसभा में विश्वास खो देगी यह व्यवस्था फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगी। और वर्तमान व्यवस्था को इसलिए चुना गया है ताकि नियमित चुनाव कराकर लोकतंत्र की इच्छा को कायम रखा जा सके। और आप देखते हैं कि मतदान के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर सके। एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी प्रणाली को संशोधित करने का अर्थ लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को व्यक्त करने की शक्ति के साथ छेड़छाड़ करना भी होगा। अब आप देखिए ये कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आप लोगों के पास इसके बारे में होनी चाहिए। आज रवाना होगा आदित्य। भारत के पहले सौर मिशन के लिए उल्टी गिनती शुक्रवार दोपहर 12:10 बजे शुरू हो गई। शनिवार सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा से PSLV C-57 से हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष आप देखते हैं कि केंद्र से आदित्य L उड़ान भरेगा, सूर्य के लिए आप जा रहा है। और इस तरह की देखिए टेक्नोलॉजी से रहती हैं जो खबरें जुड़ी, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। भारतवंशी थर्मन सनमुगरत्नम बनेंगे सिंगापुर के राष्ट्रपति। भारतवंशी थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने चीनी मूल के दो अन्य दावेदारों को हराया है। और सनमुगरत्नम 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब का स्थान लेंगे, जिनका 6 साल का आप देखते हैं कि कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त होगा।
अब आप देखिए दुनिया भर में भारतीय रहने लगे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि कहीं राष्ट्रपति बन रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आईएनडीए ने लिया मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प। ये आप सभी जानते हैं कि 2024 के लिए जो विपक्षियों का गठबंधन बना है उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि क्या होता है, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितनी? 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री कुशल किशोर के घर पार्टी में युवक की हत्या की गई है। आप देखते हैं कि ये केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं, उन्हीं के बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। पूर्व पीएम देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य हो गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया कार्रवाई का निर्देश। प्रज्वल पर चुनाव के दौरान अपनी आय छुपाने का आरोप लगा था। देख लीजिए 2019 का। तो ये कर्नाटक के हैं, ठीक है। आप देखते हैं 4 घोटाले में 35 को 4 वर्ष की सजा, 1 करोड़। चारा घोटाले में आप देखिए सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की रांची स्थित अदालत ने शुक्रवार को 35 अभियुक्तों को सुनाया। लालू यादव भी इसी से जुड़े हुए थे। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को ईडी ने किया गिरफ्तार। कैनेडा बैंक से 538 करोड़ रुपए की कथित बैंक घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में। एक तो आप लोग सीबीआई के बारे में याद रखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप लोगों को बता दूं कि ये छोटे छोटे संगठन हैं, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समुद्र में उतरा भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्रगिरी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत महेंद्रगिरी का शुक्रवार को मुंबई में जलावरण किया गया है। इस अवसर पर मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुझे यकीन है कि महेंद्रगिरी भारत की समुद्री शक्ति के दूत के रूप में समुद्र में पूरे गर्व से तिरंगा लहराएगा। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्या कांड में उम्र कैद की सजा हुई है। इस सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए 1995 में दोहरे हत्याकांड में पूर्व सांसद और राजद नेता आप देखते हैं कि प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपए और घायल को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रभुनाथ सिंह पहले से एक अन्य मामले में जेल में भी हैं, आप देखेंगे। राजस्थान में 1 दर्जन स्थानों पर ईडी के छापे। जल जीवन मिशन में घोटाला, ठेकेदार ने नए स्थान पर पुराने और जंग लगे पाइप बिछा दिए थे। अरे आप देखिए घोटाले की हमारे देश में खून में ही कह लीजिए। बंगाल में आप देखिए 14 विश्वविद्यालयों के कुलपति का दायित्व खुद संभालेंगे राज्यपाल। इस कदम से राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच टकराव बढ़ने के असर है। ये आप देखिए, एक और बात बता दूं, पश्चिम बंगाल में है ममता बनर्जी की सरकार, और आप सभी जानते हैं कि जब राज्य में किसी और की सरकार रहती है, केंद्र में किसी और की सरकार रहती है, तो फिर राज्यपाल के बीच तनातनी देखने को मिलती है। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखिए सीवी आनंद बोस साहब यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि कितनी सीटें हैं, 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। खरीदारी का बिल जिता सकता है 1 करोड़ का इनाम। या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप देखते हैं कि आज से 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लागू, लॉटरी के माध्यम से इन इनाम की घोषणा की जाएगी। 200 रुपये से अधिक की खरीदारी के बिल को आप ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। हर महीने 25 बिल कर सकेंगे अपलोड, और 1.5 लाख से अधिक ने ऐप पर किया डाउनलोड। ये आप लोगों को देखिए, उपभोक्ताओं को बिल लेने को प्रोत्साहन करना मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं देखिए कि अभी आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो बिल देता है नहीं देता है, आप चुपचाप लौट कर आ जाते हैं। अब आप देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि उपभोक्ता को कम से कम बिल तो लेना चाहिए। चलिए इसी उद्देश्य से ले ली कि उसे इनाम मिलेगा, ठीक है। अगस्त में आप देखते हैं कि 11% बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह। और आप सभी जानते हैं जीएसटी की बात करते हैं तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी, आया हुआ था। एक खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और आप देख रहे हैं कि भारत हमारा G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और सम्मेलन भी दिल्ली में हो रहा है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। और 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया,
रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। टेक्निकल एरिया के सामने विदेशी मेहमानों को देखेगा समृद्ध भारत। कुबेर के खजाने की रक्षा करने वाली यक्षिणियों की मूर्तियां जगह जगह पर स्थापित हैं। और उपराज्यपाल बोल रही है हमारे देश समृद्ध है हमारा देश। चलिए, नई दिल्ली देखना चाहें तो आप देखेंगे, ये नई दिल्ली इसकी राजधानी दिल्ली की। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सामान्य सीट आवंटन प्रणाली के तहत 3 चरणों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है डीयू की। ये आप देखेंगे अभी संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया ना, उसी पर आप देखते हैं कि बातें हो रही हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें खास। श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। श्रीलंका की बात करें तो आप देखें, ये श्रीलंका है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आपको भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। और जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड की सीईओ का कार्यभार संभाला। 31 अगस्त 2024 तक होगा कार्यकाल। अनिल लाहोटी का स्थान ग्रहण करेंगी। और 35 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जया सिन्हा ने कई क्षेत्रों में योगदान दिया है और पहली महिला है ये, आप देखिएगा। ठीक है, G20 की साझा घोषणा पत्र की राय में रूस सबसे बड़ी अड़चन है। और रूस और यूक्रेन के बीच आप देख रहे हैं कि युद्ध भी लंबे समय से चल रहा है। मॉस्को में विदेश मंत्री लावरोव और नई दिल्ली में रूस के राजदूत अलीपोव ने दिए संकेत। भारत में रूस के राजदूत ने कहा यूक्रेन विवाद के अलावा सभी मुद्दों पर आप सहमति है। और आप देखते हैं कि मध्य अक्टूबर में संसद 20 बैठक का आयोजन करेगा और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस कह रहे हैं। और आप देखिए, अगर हम लोग बात करें यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आप देखिए कि एनसीईआरटी को मिला मानद विश्वविद्यालय का दर्जा। ये आप देखिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात हो रही है। एक आप देखते हैं कि संस्था है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक भरोसे वाली संस्था है। और एनसीईआरटी जो किताबें लिखती है ना, उसी की बात हो रही है और आप लोग पढ़ते भी हैं। इसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और बड़ी रिसर्च करके ये किताबें लिखी जाती हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। कॉलेजियम व्यवस्था है ना, जो आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण की प्रक्रिया करता है, सब वही। मणिपुर में मूलभूत बस्तियों की आपूर्ति सुनिश्चित करे केंद्र और राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने नाकेबंदी से निपटने में सभी विकल्पों पर विचार करने को कहा है। ये आप देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि भारी हिंसा हुई, जातीय हिंसा यहाँ, तो वहीं की बात हो रही है। मणिपुर आप देखना चाहें तो आप देखेंगे कि नागालैंड, असम, मिजोरम से इसकी राज्य सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। इसे अगर आप देखें तो 1949 में भारत में शामिल किया गया था। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अनसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है मणिपुर, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 30 ESIC अस्पतालों में केंद्र ने शुरू किया कीमोथेरेपी सेवाएं। या आप देखिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाएं कर रही है। चलिए, अच्छी बात है। बनेगा मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड, बढ़ेगी किसानों की आय। और 2 मीटर गहराई तक होगी मिट्टी की जांच। बनेगा भूमि संसाधन कार्ड, पहले ही जान सकेंगे कि किसान कौन सी औद्योगिक खेती अधिक कारगर होगी। अच्छी बात है ये, आप देखेंगे। और इससे क्या रहेगा कि मालूम भी रहेगा किसानों की कौन सी फसल उन्हें बोनी चाहिए, मिट्टी उनकी कौन सी फसल के लिए अच्छी है। ठीक है, और आप देखते हैं कि भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिकी ने बताया कि वाटरशेड परियोजना सभी राज्यों में चल रही है। शुरुआत में तय किया गया कि वाटरशेड प्रोजेक्ट कम से कम 10% भूमि की लैंड रिसोर्स इन्वेंटरी बनाई जाएगी। और इस प्रक्रिया में 2 मीटर एक जमीन की जांच कर पता लगाया जाता है कि मिट्टी का प्रकार कैसा है और उसमें पथरीला हिस्सा कितना और कहां तक है, नमी कितनी है, जल धारण की क्षमता कितनी है, सिंचाई करने पर पानी कहां तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही जमीन में किस सतह पर किस रसायन की अधिकता या कमी है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर उस जमीन का भूमि संसाधन कार्ड बनाया जाएगा। अच्छी बात है। ये सब आप देखिए राजनीति की खबरें जुड़ी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर आप देखते हैं कि चलता भी रहता है।
चलिए, आप लोगों को भी बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जरूर याद रखिएगा। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं की सांसें फूली, कई व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर। आप देखते हैं कि सिर्फ 32% लाभार्थी ही के ही बने हैं कार्ड। जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है, और आप देखिए इसमें भी काफी धांधली की बातें हो रही हैं, कैग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। ये उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों को आरक्षण विधेयक मानसून सत्र में होगा पेश, कैबिनेट का निर्णय। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखाने की बात की है। ये आप देखिए आर माधवन FTII के नए अध्यक्ष होंगे। आप देखिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। हमारा देश भारत और इंडिया नाम का उपयोग बंद करना होगा, भागवत कह रहे हैं। इंडिया अपने गठबंधन का नाम भी विपक्षियों ने रख लिया है। ये आप देखिए लेह में 11,000 की फीट की ऊंचाई पर फुटबॉल खिलाड़ियों ने दिखाया दम। क्लाइमेट कप के पहले मुकाबले में आप देखिए दिल्ली ने तिब्बत को 4-2 से हराया। 7 सितंबर तक जारी रहने वाली प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब आप देखिए जो L1 भेजने की बात हो रही है ना, तो L1 लैंग्वेज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित उन पॉइंट से होता है जहां आप देखिए दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इन पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैंगेज के नाम पर आप देखिए रखा गया है। और सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं। आदित्य एल के पास जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। सूर्य भगवान हो गए L1, आदित्य एल जा रहा है L2, L3, L5 है, ये L4 है। L1 आप देखते हैं 15 लाख किलोमीटर कूज चरण। पृथ्वी के केंद्रीय कक्षा में बदलाव, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने का चरण। इससे लाभ क्या होगा ये आप लोग याद रखिए। इसरो ने कहा है कि L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखा जा सकेगा। L1 का उपयोग करते हुए 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे। शेष 3 पेलोड L1 पर ही क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। और आप देखिए इसरो की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इस तरह आप देखते हैं कि क्या रहेगा, इस तरह तय करेगा L1 का सफर। शनिवार सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा से PSLV श्री जरूर इस व्हीकल का नाम याद रखें, PSLV C57 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य एल एक उड़ान भरेगा, और यह रॉकेट इसे धरती की निचली कक्षा के तक ले जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रपल्सन मॉड्यूल की सहायता से इसकी कक्षा को अधिक दीर्घवृत्ताकार किया जाएगा, और चरणबद्ध तरीके से कक्ष बदलते हुए आदित्य एल को लैंग्वेज पॉइंट की तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया जाएगा। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आदित्य एल का क्रूज चरण शुरू होगा, और जिसके बाद यह L1 के चारों ओर आप देखिए कक्षा में प्रवेश करेगा। अंतरिक्ष यान को L1 तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। सौर मिशन का उद्देश्य क्या है? सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की ऊष्मा का अध्ययन करना, कोरोना से आप देखते हैं कि विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयानित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोट का अध्ययन करना, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझना, सौर कंपन का अध्ययन करना। और सौर कंपन अध्ययन के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी भी है। L1 7 पेलोड लगे, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य और सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, और प्लाज्मा एनालाइजर
पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नीमीटर से आप देखेंगे प्रति दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा ये VELC। चलिए अच्छी बात है। ये आप लोगों को राष्ट्रपति ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब आप देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय के कहा जाएगा इसे। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। इतिहास के पन्नों पर चमकेगा गीता प्रेस का सांस्कृतिक योगदान। ICHR ने को प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी को सौंपी है जिम्मेदारी। अंग्रेजी में प्रकाशन, अन्य भाषाओं में अनुवाद। ये भाई आप देखेंगे, ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये एडिटोरियल्स का। और आप देखेंगे कि ये प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में एडिटोरियल आपको फायदा पहुंचाते हैं। और आप देखते हैं कि आप लोग जब निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहाँ काफ़ी आपको इससे फायदा होता है। प्राचीन भारतीय ज्ञान की महत्ता। इस चंद्रयान की 3 की सफलता से भारत के मन में धरती से आकाश तक उल्लास है। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और उसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला राष्ट्र है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन से सीधे इसरो मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने इसरो के विज्ञानियों और इंजीनियरों को बधाई देते हुए कहा, भारत ने हजारों वर्ष पहले अंतरिक्ष की ओर देखना शुरू कर दिया था और यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा थी। उन्होंने आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य जैसे विद्वानों का उल्लेख भी किया है। हमारे प्राचीन विद्वान चंद्र और सूर्य ग्रहण की पूर्व घोषणा करते रहे हैं। इसके अलावा वे अन्य आकाशीय ग्रहों की गतिशीलता की जानकारी भी देते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध करने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की प्राचीन परंपरा को और आगे ले जाने की अपील की है। ऋग्वेद लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। ऋग्वेद में प्रकृति की शक्तियों को देवता कहा गया है और वैदिक कालीन समाज का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। और आप देखिए उपकरणों का प्रयोग ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। आइंस्टीन ने स्पष्ट किया कि उपकरण और उनकी तकनीक के प्रयोग वैज्ञानिक जान पड़ते हैं। मैं इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं मानूंगा। मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जिनमें वैज्ञानिक मानसिकता है। ऋग्वेद में प्रश्न है, सूर्य रात्रि में कहाँ चले जाते हैं। ऋग्वेद में यह जिज्ञासा भी है कि वह किस शक्ति से गतिशील है। एक प्रश्न यह भी है कि सूर्य को तत्व देखने किसने देखा और ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है। हमारे यहाँ सदियों से अनुसंधान की परंपरा है। पुराणों के अनुसार नैमिषारण्य में लगभग 60,000 विद्वान कई माह तक आप देखिए लोक मंगलकारी विषयों पर विमर्श करते हैं रहे हैं। चरक संहिता में भी आयु विज्ञान की गोष्ठियों के उल्लेख हैं और राजा जनक की गोष्ठी में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रश्नोत्तर हुआ है। आकाश और आप देखिए तमाम ग्रह ज्योति विज्ञानियों की जिज्ञासा रहे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा और भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि में बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका में सूर्य और चंद्र ग्रहण का उल्लेख है। ग्रह गति के अध्ययन से सैकड़ों वर्ष पहले पंचांग बन जाते थे। तिथि, वार, दिन, नक्षत्र, योग, करण पंचांग के 5 अंग हैं। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत में पृथ्वी को गोल बताया। विज्ञान के क्रमिक विकास में गणित का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। दशमलव पद्धति दुनिया को भारत की देन है और शून्य का आविष्कार भारतीय ज्ञान का चमत्कार है। चीनी संस्कृति के विशेषज्ञ नी डैम के अनुसार शून्य के लिए गोलाकार प्रतीक का व्यवहार चीन में आप देखिए 1247 में मिलता है और यह भारत से प्राप्त किया गया है। हमारे यहाँ आप देखिए 879 ईस्वी में बोधदेव अभिलेख में दिखाई पड़ता है। SN सेन ने लिखा है कि शब्दांक और स्थानगत मूल्य व्यवस्था में आप देखिए उनका व्यवहार अभूतपूर्व। भारतीय ज्ञान सप्ताह के 7 दिन और ग्रह अनुसार उनके नामकरण भारतीय चमत्कार हैं। सूर्य का रविवार, सोम का सोमवार, मंगल का मंगलवार, बुध का बुधवार, बृहस्पति का बृहस्पतिवार, शुक्र का शुक्रवार, शनि का शनिवार सूर्य सिद्धांत में है। सारी दुनिया इसी क्रम को मानती है। प्राकृतिक शक्तियों का सांस्कृतिक नामकरण एक प्राचीन परंपरा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है। आकाश में सप्त ऋषि तारामंडल है, मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त और आप देखिए पुलह और कीटु वैदिक ऋषि हैं
और आचार्य वराहमिहि ने बेहद संहिता में लिखा है कि ध्रुव तारा रूपी नायक के आदेश से 7 तारों वाले सप्तऋषि मंडल के परिभ्रमण से उत्तर दिशा में नृत्य करती दिखाई पड़ती है। आधुनिक ज्योति विज्ञान में 7 तारों को यूनानी वर्णमाला के अल्फा बीटा आदि नामों से अभिज्ञात किया है। और हमारे पूर्वजों ने आकाश में तारों की गलियारों को आकाश गंगा कहा। हमारे ऋषियों के मन में नदियों की प्रति सिद्धा रही है। सरस्वती नदी के साथ वाग्देवी भी है, लेकिन कथित सेकुलर लोग सरस्वती को कल्पना बताते हैं और पतंजलि की योग सूत्र सारी दुनिया तक पहुंचते हैं। लंदन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एल वासम ने दी वंडर दैट वाज इंडिया में भारतीय युग परंपरा का उल्लेख किया है। शाहजहां के पुत्र द्वारा सेको ने 1657 में अनेक उपनिषदों को अनुवाद संस्कृत से फारसी में कराया। फ्रांसीसी विद्वान आक तिल डुफेरो ने फारसी से आप देखिए लेटिन में कराया। और जर्मन विद्वान शापेनहावर ने इसे पढ़ा और कहा कि यहाँ हर चीज में भारत का वातावरण प्रकृति से संलग्न आदिम जीवन स्पंदित है। ओहो मानस उन यहूदी अंधविश्वासों से धुलकर साफ हो जाता है जिन्हें वह अब तक पाले हुए था। और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय है। मैक्स पूलर ने भारतीय चिंतन और संस्कृति की प्रशंसा की। विलियम जोन्स ने भी संस्कृत की प्रशंसा की। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने ठीक ही कहा है कि भारत वैदिक काल से ही ज्ञान समाज था और उसमें संस्कृत की भूमिका रही है। गणित, चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि विषय संस्कृत में लिखे गए हैं। कुछ समय पहले उज्जैन में महर्षि फड़नी संस्कृत और वैदिक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा था कि जो लोग कंप्यूटर और एआई सीखना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत भाषा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। उनके अनुसार उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 8वीं शताब्दी की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में और सौर ऊर्जा और टाइम स्केल के बारे में बताया गया है। उनका यह भी मानना है कि अब अरब देशों से होते हुए विज्ञान के हमारे सिद्धांत पश्चिमी देश पहुंचे, जहां उन्होंने इन सिद्धांतों को अलग रूप में पेश कर उन्हें अपना बता दिया है। आज जब संस्कृत की महत्ता स्थापित हो गई है तो सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत ज्योति विज्ञान संकाय बनाने की आवश्यकता है। प्राचीन दर्शन और खगोल विज्ञान के सूत्रों पर अनुसंधान का यही श्रेष्ठ अवसर भी है। लेखक है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, राव के योगदान को नकारने की भूल। कांग्रेस में नरसिम्हा राव की उपेक्षा को देखते हुए मणिशंकर अय्यर के कटाक्ष पर कोई हैरानी नहीं। ये आप देखिए, सब राजनीति की बातें रहती हैं। जो आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री थे ना राव साहब, उन्हीं की बात हो रही है। बीजेपी का प्रधानमंत्री बता दिया है। तनाव से मुक्ति। कोई भी मनुष्य तनाव नहीं चाहता है। हर कोई तनाव को कम करके चेष्टा में प्रयासरत रहता है, लेकिन अक्सर हमारी यह चेष्टा भी तनाव को बढ़ाती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए, एक साथ एक चुनाव की जो पहल की बात हो रही है उसी को लेकर बातें होने लगी है। अब जर्जर सड़कें। प्रदेश में हर वर्ष सड़कों का क्षतिग्रस्त होना, इनकी खराब गुणवत्ता के साथ ही विभागीय कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तराखंड में वर्षा काल में आप देखते हैं ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं। मिलावटी खाद्य तेल से बचाओ। देश में खाना बनाने से लेकर शरीर की त्वचा पर लगाने के लिए भी आज लोग शुद्ध सरसों का तेल ही उपयोग करते हैं। बाजार में विगत 2 वर्षों से सरसों के तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में मिलावटखोर सरसों के तेल में मिलावट खूब करने लगे हैं, जिससे हमारी सेहत को नुकसान होने का खतरा भी बढ़ गया है। मिलावटी खाद्य तेल के उपयोग के कई दुष्प्रभाव भी हैं। पहले सरसों के तेल में राइस ब्रान धान की भूसी का तेल बहुतायत में मिलाया जाता था, लेकिन अब पाम ऑयल मिलाया जाने लगा है। पाम ऑयल तेल से सस्ता होने के कारण दुकानदार को अधिक लाभ होता है। राइस ब्राउन ऑयल का भी नकली सरसों का तेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन तेलों में रंग, खुशबू और मिर्च का अर्क, सिंथेटिक और फैटी एसिड की मिलावट करते हैं। और मिलावटी तेल खासकर पामोलिन मिले तेल को फ्रिज में रखने पर वह वनस्पति की तरह जमने लगता है। शुद्ध सरसों का तेल कभी भी जमता नहीं है। और इसे जांचने के लिए तेल के नमूने में गाढ़ा यानी शांत नाइट्रिक एसिड मिलाकर मिश्रण को खूब हिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद मिश्रण में अगर लाल भूरे रंग का परत दिखाई दे तो यही मिलावटी होने का संकेत है। वैसे तो मिलावट का खेल वैसे तो पूरे साल चलता है, लेकिन त्योहारों और सदियों के सीजन में आप देखते हैं कि मांग बढ़ने से मिलावट को और बढ़ जाते हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा रिफाइंड और सरसों के तेल की मांग होती है। महंगाई की वजह से आप देखिए सरसों के तेल में मिलावट की जड़ें देश में मजबूती से फैली हुई हैं। बाजार में नकली सरसों का तेल भी खूब बिकता है। यह तेल बड़े ब्रांड के मिले जुले नाम से बेचा जाता है। सरसों के तेल में मिलावट करने वाले अधिक मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं।
नकली खुला सरसों का तेल तो बिकता ही है, विभिन्न ब्रांड के नाम पर भी नकली खुला तेल बेचा जाता है। इसमें पाम ऑयल, राइन ब्रांड सोया ऑयल मिलाकर सरसों का तेल बनाते हैं। असल में मिलावटी सरसों या खाने का कोई भी तेल स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि केमिकल व ग्लिसरीन युक्त तेल से लीवर संबंधी रोगों की आशंका रहती है। वहीं मिलावटी तेल में मिले हानिकारक तत्व एल्डिहाइड, पॉलीमर आदि बेहद नुकसानदेह हैं। पॉलीमर ऐसा तत्व है जो तले जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट है, साथ में मिलकर कैंसर की कोशिकाएं तक विकसित कर सकता है। वहीं फैटी एसिड एसिड हृदय की धमनियों में जमता है, जिससे आप देखिए हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा उपभोक्ताओं को खाने के तेलों पर भरोसा करने से पहले पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए और मानक वाले तेल ही खरीदने चाहिए। सवाल आपकी सेहत का, लिहाजा इस पर ध्यान भी देना चाहिए। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। पीती व्यक्ति आय में वृद्धि की तेज गति, परिवहन के साधनों में समेत विविध प्रकार के बुनियादी ढांचा निर्माण में तेजी आने से पिछले लगभग एक दशक से भारत आर्थिक समृद्धि की राह पर तेजी से अग्रसर है। लिहाजा नागरिकों की आमदनी भी निरंतर बढ़ रही है। सेवा क्षेत्र का विस्तार तीव्र गति से होने समेत कई अन्य कारणों से भी आयकर देने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि देश की स्वतंत्रता के 100 पूर्व होने पर तक हमारी एक बड़ी आबादी आयकर चुकाने में सक्षम होगी, जो आर्थिक तरक्की का परिचायक होगी। चीन की आर्थिक में गिरावट का भारत को लाभ भी मिल सकता है। ये आप देखिए, कौन बोला अंगूर खट्टे हैं, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। कहीं विवादों में ना उलझ जाए, शिक्षा में सुधार के उपाय। बिहार में आप देखिए शिक्षा सुधार के लिए हो रहे उपाय विवादों में उलझे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। नई भारत की नई खरीदा खादी, ये मोदी सरकार ने खादी को बहुत प्रोत्साहित किया है। परिणाम स्वरूप यह प्रोत्साहन स्वदेशी भारत अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। ये आप देखिए 2000 रुपये के 93% नोट बैंकों में वापस लौटे। आरबीआई कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। शक्तिकांत दास बने दुनिया के शीर्ष केंद्रीय बैंकर, आरबीआई गवर्नर साहब। विदेशी मुद्रा भंडार में 3 करोड़ डॉलर की गिरावट देखने को मिल रही है। एयर इंडिया विस्तारा के विलय को मिली मंजूरी और जुलाई में आप देखिए प्री नोट्स के जरिए 1.23 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही है। कोयला उत्पादन में आप देखिए 11.1% की वृद्धि की बात हो रही है। त्योहारी मांग से यात्री वाहनों की थोक बिक्री में तोड़ा रिकॉर्ड। वेदांत ने पर्यावरण नियमों को कमजोर करने के लिए लॉबिंग की है। खोजी पत्रकार आप देखते हैं कि वैश्विक संगठन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की नई रिपोर्ट में आरोप है, ये आप देखेंगे। मौजूदा विकास दर को बनाए रखना मुश्किल है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 में विकास दर 6.7% रहने की अनुमान जताया। 2024 के लिए विकास अनुमान में घटौती की बात की है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 300 रुपये पार, सामाजिक अराजकता का खतरा भी है। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने से बेहद प्रभावित हूं, विवेक रामास्वामी कह रहे हैं। ये आप देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार की दौड़ में सम्मिलित हैं। ये भी आप लोग याद रखिए। जो बाइडन को उम्मीद, सी जिनपिंग G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये आप देखिए, भारतवंशी थर्मन जो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं ना, उन्हें 70.4% वोट मिले हैं। इतने हमारे देश में आप देखिए प्रधानमंत्री साहब को नहीं मिले हैं। 37-38% में आप देखिए वो बन चुके हैं प्रधानमंत्री। चकवात इदालिया ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में भारी तबाही मचाई हुई है। इदालिया, ये आप देखिए, प्रमुख के काला सागर अनाज समझौते प्रस्ताव से रूस असहमत है। पुतिन और एर्दोगन की मुलाकात में इस पर हो सकता है बातचीत भी, आप देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के काला सागर अनाज समझौते पुनर्जीवित करने संबंधी प्रस्ताव से मॉस्को असहमत है ना। नोबेल फाउंडेशन ने अपनी आमंत्रण नीति को पलटा। रूस बेलारूस को भी नोबेल पुरस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। यूक्रेन युद्ध के कारण पिछली बार नहीं दिया गया था आमंत्रण।
नोबेल पुरस्कार के बारे में सुनते हैं ना, 1901 में आप देखते हैं कि शुरू हुए थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उन्हीं की बात हो रही है। अब आप देखेंगे एशिया कप की बात हो रही है, खेल का क्षेत्र है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए होने दीजिए, देखते हैं। टोक्यो का प्रदर्शन दोहराने का हर संभव प्रयास करूंगा, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं, भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना। कार्लोस अलकराज और डेनियल मेदवेदेव तीसरे दौर में पहुंचे यूएस ओपन में। डी गुडेस ने समाप्त किया विश्वनाथ आनंद का राज, ये आप देखिए ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। ये आप देखिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, और लक्ष्य को हर हाल में आप लोग ध्यान में भी रखा करिएगा, ठीक है। ये सुप्रसिद्ध समालोचक रमेश कुंतल मेघ नहीं रहे, अब इनका देहावसान हो गया है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा में के लिए भी पॉइंट मिल जाते हैं। इंग्लिश चैनल 2 बार पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी बुला। 1999 में आज ही दिन भारतीय तैराक बुला चौधरी इंग्लिश चैनल 2 बार तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। बुला ने पहली बार आप देखिए 1989 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। 2005 में वह 5 महाद्वीपों के समुद्री चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी थी। वह पद्मश्री से भी सम्मानित हुई। भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में। आज ही संविधान के सभा के जरिए भारत की अंतिम सरकार बनाई गई थी। इसका गठन ब्रिटिश भारत को भारत व पाकिस्तान में स्थानांतरित करने में मदद के लिए किया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वाली इस सरकार का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 तक रहा। भारत की पहली महिला लोको पायलट हैं सुरेखा यादव। लोको पायलट सुरेखा यादव का जन्म 1965 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ट्रेनों के प्रति जुनून की वजह से 1986 में असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरा। 1986 में आप देखिए मध्य रेलवे में प्रशिक्षु सहायक चालक के रूप में कल्याण ट्रेनिंग स्कूल में जा पहुंची, शामिल हुई। 1988 में भारत में की पहली महिला लोको पायलट बनकर इतिहास रचा। 2011 में उन्हें एक्सप्रेस मेल दक्कन क्वीन की कमान सौंपी गई थी। यह यात्रियों ने उनका स्वागत किया। 2013 में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। हवा में डांस सिटी ऑफ लंदन के बार्थोलोम्यू फेयर के मौके पर आप देख रहे हैं। ये आप देखिए इस मेले की शुरुआत 1133 ईस्वी में हेनरी प्रथम ने की थी। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है मोबाइल की लत। ये मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग अब नशा का रूप धारण करते जा रही है। इससे लोग मानसिक रोगी भी हो रहे हैं और कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इंटरनेट एडिक्शन की समस्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक तेजी से बढ़ रही है। खुलासा चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU मनोरोग विभाग में हुए अध्ययन में किया है। यहाँ पर आने वाले उन 100 मरीजों का अध्ययन किया गया है जो बिना किसी पेशे, पढ़ाई या जरूरी कार्य के बगैर ही इंटरनेट का अधिक उपयोग कर रहे हैं। और BHU के मनोरोग विभाग द्वारा आप देखते हैं 800 से अधिक लोगों की जांच रिपोर्ट को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में 200 छात्र छात्राओं को हर सप्ताह खेलने की पड़ती है ज़रूरत, देखने की पड़ती है ज़रूरत। इंटरनेट एडिक्शन के शिकार 26% पुरुष औसत श्रेणी में, 2% महिलाएं औसत श्रेणी में, 36% पुरुष पाए गए मध्यम श्रेणी में, 21% महिलाएं पाई गई मध्यम श्रेणी में, 30% पुरुष हैं सीवियर श्रेणी में और 2% महिलाएं हैं सीवियर श्रेणी में। इंटरनेट एडिक्शन से परेशानी क्या है? तो इनका कहना है कि व्यवहार में बदलाव, बार बार गुस्सा आना, ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताना, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होना, साथ ही साथ खाना, स्कूल व अन्य जरूरी कार्य ड्रॉप करने की भी समस्या हो रही है। यही नहीं, अधिक ओवरवेट वाले युवाओं में भी डिप्रेशन व एंजाइटी की समस्या बढ़ रही है। डायबिटीज और मोटापे से बचने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया गया, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए शोधकर्ताओं ने हाथ के एक बैक्टीरिया एली स्टेप्स इंडी स्टेक्स का पता लगाया है जो मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में सहायक है। स्मार्ट अंगूठी रक्तचाप नापेगी, भुगतान भी करेगी। IIT के इनोवेशन सेल में शोधार्थियों ने तैयार की रिंग 1 नाम की स्वदेशी उत्पाद, हृदय गति सहित स्वास्थ्य से जुड़ी 6 चीजों पर करेगी अलर्ट। ये आप देखिए, ये आप देखिए हृदय गति, रक्त ऑक्सीजन, तापमान, श्वसन दर, हृदय गति परिवर्तनशीलता, रक्तचाप। स्मार्ट वॉच से 10 गुना हल्की भी और जब बैल ने ही कार की फ्रंट सीट की सवार की, देख लीजिए। डिब्बाबंद कटे हुए साफ सलाद में भी हो सकते हैं रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया। ताजी व न्यूनतम प्रसंस्कृत सब्जियों का किया गया तुलनात्मक अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फूड्स में प्रकाशित हुआ है। 1970 के दशक के मध्य में फास्ट फूड श्रृंखलाओं का विस्तार के साथ
पीवी का बाजार उभरा। 2012 से इस क्षेत्र में उभार आया और वैश्विक स्तर पर एक व्यापक बाजार तैयार हुआ है। एक कॉलोनी के पानी में धुला जाता है, एमपीवी को काटा जाता है, साफ किया जाता है और लिविंग के साथ बंद पैकेजिंग में बंद किया जाता है। घर पर धोना आवश्यक भी है, इसमें कहा जा रहा है। घोस्ट फेस्टिवल मलेशिया में कुलालमपुर में चीनी हंगी घोस्ट फेस्टिवल के दौरान आप देखिए भूतों के संरक्षक देवताओं की कागज की विशाल मूर्तियों में आग लगाई गई। ये आप देखेंगे कि उन्होंने आत्माओं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए धरती पर लौटती हैं, ये नरक से कहते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है उत्सव। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।